बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। तो बच्चों, आते हैं अपनी पढ़ाई पर। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? अपनी कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं? क्षितिज। क्षितिज से हमने 3 लेसन काव्य के और 3 लेसन गद्य के पढ़े हैं। अभी हमारा लेसन चल रहा है गद्य से, लेसन 3 पार्ट 3 लखनवी अंदाज। इसके लेखक कौन है? यशपाल जी हैं, है ना। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था बच्चों? इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 में। कहाँ पे हुआ? 3 दिसंबर 1903 में पंजाब में हुआ था, ठीक है। और ये खत्री परिवार से संबंधित थे। इनके पिता का नाम लाला हीरालाल और माता का नाम श्रीमती प्रेमा देवी था। इन्होंने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की? इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से BA की शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, यात्रा विवरण, बहुत सारी लिखी थी, जिनमें की प्रमुख थी उनकी पिंजरे की उड़ान, ठीक है, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, झूठा सच, अमिता दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ठीक है। इनका जो रुझान था, इनका जो साहित्य था, उसकी प्रमुख विशेषता थी कि ये आम आदमी का वर्णन करते थे। किसी खास नहीं, आम आदमी का वर्णन करते। इनकी रचनाओं में आम आदमी का वर्णन होता। राजनीति का ये विरोध करते थे, रूढ़ियों का विरोध करते थे। इनकी रचनाओं में रूढ़ियों का विरोध होते देखा गया, राजनीति का विरोध करते हुए देखा गया। ये इनके प्रमुख विषय हुआ करते थे। इनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। इन्होंने बहुत तरह के सम्मान पाए, जिनमें कि इनका प्रमुख सम्मान था साहित्य का अकादमी पुरस्कार। इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया, पद्म विभूषण से भी, ओके। इन्होंने जो रचना लिखी हमारी निबंध लखनवी अंदाज, ये तो हम आपको पढ़ा ही चुके हैं। आज हम सिर्फ इनको छोटा सा एक सारांश आपको बताएंगे आपको, ठीक है। ये जो निबंध है इनका लखनवी अंदाज, ये क्या है? व्यंग है। किस पर व्यंग है? लखनऊ के उन नवाबों के ऊपर व्यंग किया गया जो आज भी झूठी शान दिखाते हैं, झूठी शान में मरे जा रहे हैं, और जबकि उनका अब इस समय कोई भी रुतबा नहीं रह गया, लेकिन वो अपनी झूठी शान में ही लगे हैं, झूठी शान दिखाने में लगे हैं। सरकार ने बहुत पहले ही सामंत वर्ग, जमींदार वर्ग और हमारे नवाबों का समाप्त कर दिया, नवाबीपन को समाप्त कर दिया, लेकिन आज भी उनके अंदर वो नवाबीपन गया नहीं। नवाब चले गए लेकिन नवाबीपन नहीं गया। ऐसे ही आज का जो विवरण है, जो निबंध है, वो इसी पर आधारित है कि एक बार लेखक किसी काम से अपने क्षेत्र में कहीं भी आसपास के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि हम 2nd क्लास का टिकट ले लेते हैं। 2nd क्लास का जो टिकट था वो ना ही महंगा था और ना ही बहुत सस्ता था, ठीक है। बहुत कम ही लोग लिया करते थे। अमीर वर्ग 1st क्लास का डब्बा अफोर्ड करते थे और जो निम्न वर्ग थे वो जनरल डब्बा अफोर्ड करते थे। तो उसमें भीड़ बहुत कम हुआ करती थी। ये सोच के कि मैं अकेले में कुछ अपनी कहानी लिख लूँगा, खिड़की के पास बैठकर बाहर के दृश्य देखूँगा, और मैं अकेले रहूँगा तो बहुत कुछ, मतलब अकेले में बहुत लेखक क्या करते हैं, अकेले में उनको बहुत सारे विचार आते हैं। तो उन्होंने सोचा कोई नई कहानी का मैं सोच लूँगा। बट जैसे ही वो ट्रेन की तरफ बढ़ते हैं, ट्रेन छूटने लगती है और वो दौड़ के एक डब्बे में चढ़ते हैं। जब चढ़ते हैं और डब्बे में आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे पहले से एक सज्जन बैठे थे। वो पालथी मारे में बैठे हुए थे और उन्होंने उनकी तरफ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि वो बाहर खिड़की की ओर देखते रहे। जो लेखक थे उनको थोड़ा अजीब लगा कि हम जब भी किसी से मिलते हैं तो इंसान मुस्कुरा ही देता है, अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है कि आइए बैठिए, कुछ भी। बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेखक को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन वो भी आके अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। लेखक देखते हैं कि उनके पास एक तौलिए में 2 खीरे रखे हुए हैं। कुछ देर बाद जो नवाब साहब थे उन्होंने लेखक को बोला कि क्या आप खीरा शौक फरमाएंगे? तो लेखक को पहले से उनको लगा कि मेरा इतना, उन्होंने बिल्कुल ही वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि नहीं, आप ही खाइए, ठीक है। कि उन्होंने कहा कि आप ही किबला शौक फरमाए, मतलब आप ही शौक फरमाइए, आप ही खाइए, हमें नहीं खाना है। उन्होंने कहा देखिए ये बालम खीरा है, लखनऊ का मशहूर खीरा है, बहुत ही लजीज खीरा है। लेकिन उन्होंने जब वो मना कर चुके थे एक बार, तो उन्होंने उसको दोबारा नहीं खाया। नवाब साहब क्या करते हैं? नवाब साहब खीरे पे मिर्चा डालते हैं, नमक डालते हैं, कुछ मसाले डालते हैं, उसको बहुत अच्छे से सजाते हैं, करीने से जाते हैं, उसकी फाँकों को अपने मुंह तक ले जाते हैं, मुंह से खूब अच्छे से सूंघते हैं। सूंघने के बाद वो खिड़की के बाहर फेंक देते हैं।
ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं कि देखो हम लोग नवाब लोग कैसे छोटी मोटी चीज़ें खाते नहीं हैं, खा के हम मतलब खाते नहीं, सिर्फ हम सूंघ के फेंक देते हैं। ये हमारी नवाबी शान। हम नवाबी शान में क्या करते हैं कि छोटी मोटी खीरा जैसी चीज़ें हम नहीं खाते हैं। क्योंकि लेखक तो पहले ही मना कर चुके थे, उनको लगा इनके सामने अगर मैं ऐसे कुछ चीज़ें खाऊंगा तो ये सामने जो बैठा व्यक्ति वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, इतने बड़े नवाब और खा रहे हैं खीरा। इस चक्कर में वो खीरे को फेंक देते हैं और उसके बाद वो लेट जाते हैं। लेटने के बाद वो डकारी भी लेते हैं। वो ऐसा बिल्कुल प्रतीत करवाते हैं कि उन्होंने खीरा को सूंघा और सूंघने के बाद उसको अंदर तक खा गए और खाने के बाद उनका पेट भी भर गया और पेट भरने के बाद डकारी भी आ रही है। ठीक, तो लेखक सोचता है कि बिना घटना, बिना विचार और बिना पात्रों के क्या मैं कहानी लिख सकता हूँ? अगर बिना खाए, बिना कुछ किए इनको डकार आ सकती है, इनका पेट भर सकता है और डकार भी आ सकती है, तो क्या मैं भी लिख सकता हूँ? उनके मन में ये विचार घर कर गया। तो यही थी हमारी आज की कहानी। ठीक है, लखनवी अंदाज। ये तो हमने पढ़ लिया है लखनवी अंदाज पूरा। आज हम इसे करेंगे प्रश्न और अभ्यास। तो उसका पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है आपका, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है? क्या होता है बच्चों, जब लेखक डब्बे में प्रवेश करता है तो जो नवाब साहब थे उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ठीक है, और ना ही वो बातचीत करने के लिए उत्सुक दिखाई दिए लेखक से। इन्हीं हाव भावों से उन्हें लगा कि जो नवाब साहब है वो उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं। वो लगातार क्या कर रहे थे, वो लगातार खिड़की के बाहर देख रहे थे और उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रश्न नंबर 2, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और अंततः सूंघ कर ही खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तो लेखक ने मना कर दिया था। ठीक है, और लेखक के सामने अगले ने तो मना कर दिया और लेखक के सामने वो नवाब थे, एक नवाबी शान दिखाना चाहते थे। नवाबी शान दिखाने के लिए उन्होंने उसको सिर्फ सूंघ के फेंक दिया। उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? उनका ऐसा करना उनकी दिखावे की जिंदगी की ओर इंगित करता है। मतलब दिखावे की जिंदगी दिखाता है कि ये सिर्फ दिखावा है, कुछ और नहीं है, और अपनी रईसी सिद्ध करना दिखाता है। उन्होंने दिखाया कि मैं बहुत रईस हूँ और ये सब क्या प्रकट करता है कि वो सिर्फ दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। वास्तविकता कुछ नहीं है। वास्तविकता में तो वो खीरा लिए थे तो खाने के लिए ही लिए होंगे, ना कि फेंकने के लिए होंगे। लेकिन जब लेखक ने मना कर दिया खीरा खाने से तो उन्होंने सोचेंगे कि लेखक जो सामने व्यक्ति बैठा है वो क्या सोचेगा, इतना बड़ा नवाब और खा रहा है खीरा। खीरा तो छोटी चीज़ है। आम लेखक के अनुसार क्या है इस प्रक्रिया में कि लेखक के अनुसार खीरा जो है वो आम लोगों के खाने की वस्तु है, सामान्य लोगों के खाने की वस्तु है। ठीक है, उच्च वर्ग के लोग खीरा जैसी चीज़ें नहीं खाते। वो बड़े बड़े फल खाते हैं, महंगे फल खाते हैं, खीरा जैसे सस्ती फल नहीं खाते। तो उन्होंने अपनी रईसी दिखाने के लिए, अपनी झूठी शान दिखाने के लिए ऐसा किया होगा। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? ठीक है, तो बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के कहानी की कल्पना करना ही असंभव है, क्योंकि ये तीनों क्या है, कहानी के आधार हैं, आधार स्तंभ है। बिना इनके हम कोई कहानी की रचना कर ही नहीं सकते। ठीक है, बिना विचार आए कहानी के सबसे पहले जरूरी है विचार आना। यदि विचार ही नहीं होंगे तो घटना नहीं होगी, घटना होगी तो घटना करने वाले पात्र होंगे। तो बिना पात्रों के, बिना घटना के क्या हो कहानी नहीं लिखी जा सकती है। लेकिन हम यशपाल जी के इस बात से सहमत हैं। इससे तो हम नहीं सहमत है कि कहानी लिखी जा सकती है, इससे तो हम सहमत नहीं हैं। लेकिन यशपाल जी का एक विचार था, इस निबंध के अंतर्गत एक विचार था कि यदि सिर्फ सूंघ कर ही पेट भर सकता है, डकार आ सकती है। सिर्फ उन्होंने खीरा सूंघा ही था नवाब साहब ने खीरा सिर्फ सूंघा, सूंघने के बाद उनका पेट भी भरा और पेट भरने के बाद उनको डकार भी आई। तो उनका कहना था कि बिना खाए अगर उदर पूर्ति हो सकती है, यानी पेट भर सकता है, तो फिर बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्र की कहानी भी लिखी जा सकती है। इस बात से हम सहमत हो सकते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है कहानी लिखने की, तो बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती है।
प्रश्न नंबर 4, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? आप कुछ भी नाम दे सकते हो, नवाबी शान, झूठी शान, लखनवी शान, ठीक है, झूठी इज्जत, कुछ भी। आगे है प्रश्न नंबर 7, सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसे सनकों का उल्लेख कीजिए। बच्चों, यदि किसी व्यक्ति में लगन से कार्य करने की सनक हो, ठीक है, लगन से मतलब लगातार वो लग जाए, एक ही कार्य में उसका मन लग जाए, ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति में लगन से कार्य करने की सनक हो तो क्या हो सकता है? तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जैसे हमारे देश में बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं, विदेशों में वैज्ञानिक हैं जो उन्होंने अपनी सनक से दिन रात लगे रहे, ठीक है, दिन रात एक ही कार्य में लगे रहे, और उनकी सनक का क्या प्रभाव पड़ा कि आज हमारे देश में बहुत सी ऐसी चीज़ों का आविष्कार हुआ जिसके लिए आज हम सोचते हैं, हमारे लिए वो आश्चर्य की बात है, ठीक है। उन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार कर डाले जो हमारे लिए आज हम सोचते हैं कि कैसे ये बना होगा, कैसे इन्होंने सोचा होगा, कैसे उस पर कार्य किया होगा। जैसे टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, ये सब उन्हीं की बिजली आदि सब ऐसे वैज्ञानिकों की सनक का ही वो है, प्रभाव है कि आज हमारे पास बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे आविष्कार हुए हैं, ट्रेन है, एरोप्लेन है, ये सब सनक का ही उदाहरण है, ठीक। लेकिन सनक अगर सकारात्मक है तो, और सनक अगर भाई नकारात्मक है तो वो चीज़ें बेकार हैं। तो सनक का सकारात्मक रूप, अगर सकारात्मक रूप है, कोई व्यक्ति है, कोई लगन से कार्य कर रहा है, दिन रात कार्य कर रहा है और एक ही कार्य पर उसने अपना पूरा ध्यान लगा दिया है, तो वो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं जिससे हमारे देश में और विदेश में, पूरे विश्व में आश्चर्यचकित आविष्कार हुए, ठीक है। अब आते हैं हम भाषा अध्ययन पर। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रियाभेद भी लिखिए। बच्चों, क्रियापद क्या होता है? क्रिया क्या होती है? किसी कार्य को करना या होना हमें क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है, ठीक है। क्रियाभेद, क्रिया के दो भेद हैं, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक, जिसमें कर्म का अभाव होता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें पहले क्रियापद छांटनी है, यानी क्रिया छांटनी है, और उसके बाद क्या बताना है? क्रिया का भेद बताना है। पहला है, एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। इसमें क्रिया क्या है? बैठे थे। बैठे थे क्या है? हमारी क्रिया है। और बैठे थे इसका मतलब है इसमें कोई भी कर्म नहीं है, तो ये कौन सी हमारी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया। दूसरा, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। दिखाया हमारा क्या है? क्रियापद है। और नहीं दिखाया, क्या नहीं दिखाया? उत्साह नहीं दिखाया, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, इसमें कर्म है। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। कैसी आदत है? पुरानी आदत है। आदत आपकी क्रियापद है, और आदत है, ये कौन सी क्रिया है? हमारी सकर्मक क्रिया है, ओके। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। खरीदे होंगे हमारा क्या है? क्रियापद है, और हमारी क्रिया कौन सी है इसमें? सकर्मक क्रिया, ठीक है। क्रियाभेद कौन सा? सकर्मक क्रिया। पांचवा, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। क्या निकाला? झाग निकाला। झाग यहाँ पे कर्म है, निकाला हमारा क्रियापद है, और क्रियाभेद क्या हुई हमारी? जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म का अभाव होता है वो अकर्मक क्रिया। तो झाग निकाला यानी कि सकर्मक क्रिया। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से, सतृष्ण मतलब किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा से, ये ललचाई आंखों से, नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों की फांकों की ओर देखा। किसकी ओर देखा? खीरों की फांकों की ओर देखा। अर्थात यहाँ पे कौन देखा क्या है? हमारा क्रियापद है। और किसकी ओर देखा? खीरे की फांकों की ओर, कर्म है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? क्रिया का भेद होगा सकर्मक क्रिया। सातवां, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। थककर लेट गए, ये कौन सी हमारी क्रिया है? लेट गए, अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म का अभाव है। जेब से चाकू निकाला। क्या निकाला? चाकू निकाला। तो ये हमारी सकर्मक क्रिया है। निकाला हमारा क्रिया
पद है। ओके, तो ये हो गया हमारा भाषा अध्ययन। बस इतना ही आपको करना है इस लेसन में, इतने क्वेश्चन। अब हम कर देते हैं आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो हम हमेशा देते हैं आपको लेसन संबंधित, वो आपको पूरे करके हमें आज ही वक्त देने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, लिखिए। पहला प्रश्न है आपका, लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? यशपाल जी का जन्म, प्रश्न नंबर 2, यशपाल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? ठीक है। प्रश्न नंबर 3, लेखक क्या सोचकर सेकेंड क्लास के डब्बे में चढ़ा था? लेखक क्या सोचकर सेकेंड क्लास के डब्बे में चढ़ा था? प्रश्न नंबर 4, सफ़ेद पोष सज्जन तौलिए में कौन सा फल रखे हुए थे? सफ़ेद पोष सज्जन तौलिए में कौन सा फल रखे हुए थे? प्रश्न नंबर 5, लेखक की दृष्टि से, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? नवाब साहब ने खीरे की फांक को किस प्रकार देखा था? नवाब साहब ने खीरे की फांक मतलब टुकड़े को किस प्रकार देखा था? प्रश्न नंबर 7, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे लिया? नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे लिया? प्रश्न नंबर 8, नवाब साहब ने खीरे को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? नवाब साहब ने खीरे को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया? ठीक है, आंसर्स को बड़ा नहीं करना, बस एक लाइन में स्टॉप करा जाए। प्रश्न नंबर 9, पनियाती शब्द का क्या अर्थ है? पनियाती शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 10, सफ़ेद पोष शब्द का क्या अर्थ है? सफ़ेद पोष शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 11, ज्ञान चक्षु खुलना, ज्ञान चक्षु खुलना शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है। प्रश्न नंबर 12, सकील शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है। प्रश्न नंबर 13, लेखक ने खीरे को क्या माना है? लेखक ने खीरे को एक पदार्थ माना है, कौन सा पदार्थ माना है वो आपको लिखना है। ठीक है, लेखक ने कैसी मतलब वस्तु मानी है उसको। ठीक है, लेखक ने खीरे को क्या माना है? प्रश्न नंबर 14, लखनऊ के खीरे की क्या विशेषता है और उसका क्या नाम है? लखनऊ के किस खीरे की क्या विशेषता है? लखनऊ के खीरे का नाम लिया था नवाब साहब ने। ठीक है, उसका नाम लिखना है और उस खीरे की एक विशेषता आपको लिखनी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, नवाब साहब किस श्रेणी के डब्बे में सफ़र कर रहे थे? नवाब साहब किस श्रेणी के डब्बे में सफ़र कर रहे थे? प्रश्न नंबर 16, आंखें चुराना, आंखें चुराना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखें चुराना मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 17, लेखक को नवाब का अचानक भाव परिवर्तन कैसा लगा? लेखक को नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन कैसा लगा? प्रश्न नंबर 18, लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? लेखक ने डब्बे में चढ़ने से पहले कुछ अनुमान लगाए थे और लेकिन निकला क्या उसके प्रतिकूल, ये आपको बताना है क्या प्रतिकूल था उसके। प्रश्न नंबर 19, लेखक ने खीरा खाने से मना क्यों कर दिया था? लेखक ने खीरा खाने से मना क्यों कर दिया था? प्रश्न नंबर 20, लेखक की पुरानी आदत क्या थी? लेखक की पुरानी आदत क्या थी? प्रश्न नंबर 21, लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? ये आप अपने अनुसार उत्तर लिखेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, लेखक ने लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ से किस पर व्यंग किया है? लेखक ने इस पाठ के माध्यम से किस पर व्यंग किया है, कटाक्ष किया है? प्रश्न नंबर 23, लास्ट प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ का मूल भाव क्या है? लखनवी अंदाज पाठ का मूल भाव क्या है? ठीक है, क्या वो दिखाना चाह रहे? मूल भाव का मतलब है कि इस के माध्यम से यशपाल जी क्या दिखाना चाह रहे थे, क्या चीज़ साबित करना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रश्न अभ्यास। अब हम इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है,
और कंप्लीट करके ये जो हमने छोटे क्वेश्चन दिए हैं वो आपको 1 घंटे के अंदर देने हैं। बाकी प्रश्नों के उत्तर आपको सारे एक साथ जमा करने हैं, ठीक है, सबमिट करने हैं। यानी कि पार्ट 1, 2 और 3 तीनों एक साथ आपको सबमिट करना है, ठीक है। पार्ट 1, 2, 3 गद्य से और पार्ट 1, 2, 3 आपके काव्य खंड से, दोनों खंड से 3 के प्रश्न हो गए हैं, लेसन हो गया, आपके अभ्यास हो गए हैं। अब आप तीनों के अच्छे से लिखकर कॉपी में और वो हमें सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं और अपने ग्रुप पे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, कल डाउट क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तुलसीदास, ठीक है। तो सब लोग तैयारी से रहिएगा, ओके। फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय बाय।